सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया। एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 आइन की मनाफी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का आईनी अमल शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के दरमियान मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर मुशावरत। अहम कौमी मामले पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज एक और नशिस्त होगी। कोरोना वबा के दौरान शहीद होने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तमग़ा इम्तियाज बादस मर्ग देने का फैसला। पंजाब से 81, सिंध से 87, खैबर पख्तूनख्वा से 23, बलूचिस्तान से 8, आज़ाद जम्मू कश्मीर से 4, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से 1 डॉक्टर को फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहादत पर तमग़ा इम्तियाज बादस मर्ग दिया जाएगा। 59 नर्सों और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी खिदमत और लोगों की जान बचाने पर तमग़ा इम्तियाज बादस मर्ग से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कोरोना वबा के दौरान फ़र्ज अदा करने वाले डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खिराज तहसीन। डॉक्टर्स और वर्कर्स ने जिम्मेदारियां निभाते हुए इस जानलेवा वबा से जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन फर्ज शनास डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 48,414 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सरकारी अफसरान और अहलकारों का किरदार मिसाली होना चाहिए। बेहतर नज़्म व नसक और बदउनवानी के खात्मे से ही मुआशरे तरक्की करते हैं। हर शख्स को मुल्की तरक्की के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार की बजाय खुद किफालत के लिए जिद्दोजहद करना होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सीनियर सरकारी अफसरान की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का नजरिया हमारी अक़लियती बिरादरियों के बगैर नामुकम्मल है। अक़लियतों को आईने पाकिस्तान में तमाम सियासी, माशी और समाजी हुकूक हासिल हैं। पूरी कौम अपने गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अक़लियतों के दिन के हवाले से पैगाम। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। वतन अजीज के 76वें यौम आज़ादी की तैयारियां। चहार सू कौमी परचमों की बहार। तिजारती मराकज़, चौराहों और शाहराहों पर सब्ज़ लाली परचमों, बैजेस और टोपियों के स्टॉल्स। यौम आज़ादी शान और कौमी जज्बे से मनाया जाएगा। शानदार तक़रीबात को हतमी शक्ल दे दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास यौम आज़ादी की तक़रीबात मनाने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान हमारे इस्लाफ की बेपनाह कुर्बानियों का समर है। पंजाब भर में यौम आज़ादी को यादगार और मुनफरिद तरीके से मनाया जा रहा है। मोहसिन नकवी। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर 14 अगस्त से मुतालिक जहरीले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। जो लोग कहते हैं कि वो 14 अगस्त नहीं मनाएंगे वो पाकिस्तानी नहीं। हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि जश्न आज़ादी पूरी अकीदत और जोश व जज्बे से मनाए। जश्न आज़ादी के मौके पर अवाम का अपने जज्बात का इजहार। आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मर्द हुर
शेख अब्दुल अजीज की 15वीं बरसी मनाई जा रही है। शेख अब्दुल अजीज सौपुर से निकलने वाली अजीमुशान रैली पर भारतीय फौज की गोलियों की बौछार से छला के मकाम पर शहीद हुए। उन्हें तहरीक आज़ादी कश्मीर में कुर्बानी के एतराफ में शहीद अजीमत के लक़ब से याद किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टांक FC साउथ की कोशिशों के बाद मुकम्मल फाल। टांक की आवाम को मयारी तिबी सहूलियात घर की दहलीज पर दस्तयाब होंगी। अस्पताल को फाल करना काबिल तहसीन इक़दाम है। टांक की आवाम मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी पर इंतहाई खुश। इंतजामी और सिक्योरिटी फोर्सेस खुसूसन पाक फौज और FC की शुक्रगुजार। कश्मीरियों की जमीन पर कब्जा करने का घिनौना भारतीय मंसूबा। भारत मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी पहुंच जमाने के लिए वादी में फौजी तनसीबात बढ़ाने लगा। इतलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा शिमाली और मगरबी बॉर्डर्स के साथ 74 नए फौजी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने वाला है। गैर मकामी हिंदू अफराद को भी मकबूजा कश्मीर में बसाने के लिए इक़दाम जारी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमाओं को हिरासा करने के लिए पुराने केसेस दोबारा खोलकर उन्हें पाबंद सलासल रखा जा रहा है। अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में आग लगने से हलाकतों की तादाद 53 हो गई। कई अफराद झुलस कर जख्मी। बास की हालत तशवीशनाक। हजारों लोग बेघर। 1 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 270 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने जंगलात के करीबी इलाकों को खाली करवा लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया। रूस का 47 साल बाद खलाई मिशन चांद के लिए रवाना। रूसी खलाई एजेंसी रॉसकॉस्मोस के मुताबिक खलाई मिशन लूना 25 5 रोज में चांद तक पहुंचेगा। मदार में 5 से 7 रोज गुजारने के बाद चांद पर उतरेगा। खलाई मिशन का बुनियादी मकसद चांद पर पानी की मुमकिना मौजूदगी का खोज लगाना है। खलीज बंगाल में रोहिंग्या तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 23 अफराद हलाक, 30 लापता हो गए। हलाक और लापता होने वालों में खवातीन भी शामिल। 8 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद गैर कानूनी तरीके से म्यांमार की रियासत रखाइन से मलेशिया जा रहे थे। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। स्पेन ने पहली मर्तबा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश टीम ने नेदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। मेगा इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्टेडियम में आतिशज़दगी, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की किट्स और दीगर सामान जलकर राख। ईडन गार्डन्स में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल समेत 5 मैचेस शेड्यूल हैं। इसी मैदान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 11 नवंबर को टाकरा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सदफ अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हम हमेशा एक दौड़ में लगे रहते हैं, एक दूसरे को हराने की दौड़ में। जबकि अगर हम चाहें तो कुछ देर रुक कर हालात को समझ कर साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये वक्त एक दूसरे से जीतने का नहीं, ये वक्त मुत्तहिद होकर हर उस जुल्म के ज़ाब्ते को तोड़ने का है जो हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट है। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है और वो है काम, काम और सिर्फ काम। काम अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए, काम माशी इस्तेहकाम के लिए, काम पाकिस्तान को फिर से एक मजबूत ताकत बनाने के लिए। क्योंकि हमने घर को जलाना नहीं, बनाना है। हमने बहसत कौम इस मुल्क को मुख्तलिफ अदवार में देखा। हम जानते हैं हमें इसे कैसे बचाना है। हर नई बीमारी और हर नई तकलीफ हमें बैठकर देखना नहीं, सिर्फ आवाज़ नहीं उठानी, बल्कि आगे बढ़ना और अमल करना। आवाज़ उठाने वाले बहुत मिलेंगे, हमें साथ निभाना है। पाकिस्तान को बनाने के लिए पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। और हमसे बेहतर, आपसे बेहतर पाकिस्तान को कोई नहीं समझ सकता।
ये वतन हमारा है और हम हैं पासबां इसके। तो आओ सब्ज हिलाली परचम लहराकर अपनी आजादी का शुक्र बजा लाएं। क्योंकि आजादी है तो सब कुछ है। झंडा लहराओ, आजादी का जश्न मनाओ। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा, ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। खुशहाली का फिर से हमें रास्ता दे तू दिखा, ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा, ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। इन आजाद फजाओं की खातिर, इस मट्टी छाओं की खातिर अब तक जो कुर्बानियां दी उन्हें जाया मत करना। तुझसे है इल्तिजा, ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। 76 वर्ष में हमने मैदान कई अपने नाम किए, ना कोई गुमा ना सोच में थे। हमने वो आला काम किए, कर दे वही मुकाम अता, ऐ खुदा ऐ खुदा। दिन रात जो हमने मेहनत की, हम एक बने और हिम्मत की। कुछ फूल वतन में महके हैं, एक जज्बा नया, कुछ ख्वाब नए। इस मंजिल से आगे हैं, ये अज़्म ये हिम्मत और दिखा। तुझसे है इल्तिजा, ऐ खुदा तुझसे है इल्तिजा। 16 माह के इस सफर में हमने मुल्क को मुश्किल तरीन हालात से निकाला है। दुआ करें कि हमें आइंदा ऐसे हालात का सामना ना हो। रेस्क्यू, रिकवर, रीबिल्ड। कौम को यौम आजादी मुबारक। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 आइन के मनाफी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़क्का फैसला सुनाया। अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज हुसैन से, जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। एजाज, ज़रा तफसीलात शेयर कीजिएगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दिया गया है। जी रिजवान, ऐसे है कि 19 जून को ये फैसला महफूज किया था और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल की थी। आज जो फैसला सुनाया गया उसके मुताबिक ये है कि जो एक्ट बनाया गया था, कानून था, इसको आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। अदालत ने ये कहा है कि इस तरह की कानून साजी का पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं, पार्लियामेंट ने अपने दायरा कार से बाहर जाकर ये कानून साजी की है। और जो दरख्वास्तें थी इस एक्ट के ख़िलाफ़, वो तमाम दरख्वास्तें अदालत ने मंजूर कर ली हैं, उन्हें काबिल समाअत यानी मेंटेनेबल करार दिया है। और ये कहा है कि इस कानून का कोई कानूनी इतलाक़ नहीं होगा, इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है इस एक्ट का, और इसका ऐसे ही है कि जैसे ये कानून बना ही नहीं।
تو اس لحاظ سے یہ ایک دو قوانین تھے جو کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بنائے گئے تھے. ایک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا جو کہ ابھی زیر سماعت ہے, اس میں عدالت نے حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے, اس پر عمل درآمد روکا ہوا ہے. اور دوسرا یہ تھا جس میں نظر ثانی کے حوالے سے تھا, اس میں 6 پوائنٹس تھے جس میں یہ بھی کسی درخواست گزار کو حق تھا کہ وہ 60 روز کے اندر اگر کوئی گزشتہ فیصلہ بھی ہے تو اس کے خلاف بھی وہ اپیل دائر کر سکے گا. پھر یہ ہے کہ وہ وکیل بھی نیا کر سکے گا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب یہ بینچ کوئی مقدمہ سنے گا, لیٹ سے کہ اگر 3 رکنی بینچ نے مقدمہ سنا ہے تو وہ پھر ریویو جو ہے یا نظر ثانی ہے وہ 5 رکنی بینچ سنے گا, اور پھر اس میں 2 نئے ججز شامل ہوں گے یا 5 کے 5 نئے ججز اس میں آ سکتے ہیں, 4 نئے آ سکتے ہیں. تو یہ عدالت نے اس پر 6 سماعتیں کی اور 6 سماعت کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا, اور آج عدالت نے اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ قانون آئین سے متصادم ہے اور پارلیمنٹ کو اس طرح کی قانون سازی کا اختیار نہیں تھا. عدالت نے جو شک وائز اس کے تمام جو 6 اس میں دی گئی تھی جو کہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا, جو نکات ہیں ان کا پیرا وائز ان کو کور کیا ہے اور ان کا جواب دیا ہے کہ یہ کیسے آئین سے متصادم ہیں. اس میں جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے, لیکن انہوں نے ظاہر ہے نوٹ جو ہے وہ ججمنٹ کے حق ہے. بیسیکلی یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ججمنٹ لکھی ہے اور 51 صفحات پر مشتمل ان کی ججمنٹ ہے. اس کے بعد تقریباً 33 صفحات پر مشتمل جو ہے یہ اضافی نوٹ ہے جو جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے. جسٹس اعجاز الحسن اس میں تیسرے رکن تھے جنہوں نے اس مقدمے کی سماعت کی تھی. جی اچھا اعجاز, ذرا یہ بھی شیئر کر دیجئے گا اگر آپ آن لائن ہیں کہ جیسے کہ ریویو آف ججمنٹ, جیسے اب پارلیمان جو ہے یعنی قومی اسمبلی اس وقت ڈیزالو ہو چکی ہے, پارلیمنٹ اپنی پوری تشکیل کے ساتھ موجود نہیں ہے, تو کیا اس کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف کوئی ریویو کی اپیل کی جا سکتی ہے اور کون کرے گا؟ جی ایسا ہے کہ اگر کوئی ظاہر ہے اس میں جو رسپونڈنٹ تھا وہ ظاہر ہے وہی وزارت داخلہ اور باقی جو وزارتیں تھیں وہ تھی, یعنی حکومت تھی اس وقت کی. اب کیونکہ حکومت موجود نہیں تو اس میں اگر کوئی فریق ایسا ہوگا جو کہ متعلقہ فریق ہے اور حکومت جانے سے جس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے یا اس کا تعلق نہیں ہے تو وہ اس معاملے کو چیلنج کر سکے گا. لیکن جہاں تک معاملہ ہے پارلیمنٹ کا, پارلیمنٹ اس وقت موجود نہیں, اور جب یہ پارلیمنٹ آئے گی تو وہ دوبارہ اس معاملے کا جائزہ لے سکتی ہے کہ عدالت نے کن وجوہات کی بنا پر, ظاہر ہے اس میں تفصیلی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر یہ جو ایکٹ ہے یہ آئین سے منافی ہے. لہٰذا اگر نئی پارلیمنٹ آتی ہے وہ ان وجوہات کا یا ان نقائص کا یا ان سکم کا اگر وہ تدارک کر سکے گی تو اس کے بعد وہ نیا قانون لائے گی, اور نیا قانون یہ ہے کہ اگر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ ایک بات کا معاملہ ہے. لیکن آج کے تک یہ ہے کہ یہ قانون جو بنایا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کا جو بھی معاملہ آتا ہے ظاہر ہے وہ براہ راست آتا ہے تو وہ پھر لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا جو ریویو ہوگا. تو اب عدالت نے کیونکہ یہ اس ایکٹ کو ہی اڑا دیا ہے, اس ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے, تو لہٰذا جو نئی پارلیمنٹ آئے گی اس میں یہ معاملہ اگر وہ ٹیک اپ کرنا چاہتی ہوگی تو وہ ٹیک اپ کرے گی اور اس کے بعد جو بھی قانون سازی مناسب سمجھے گی وہ کرے گی. جی بہت شکریہ اعجاز حسین, ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سپریم کورٹ کا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ 2023 کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس پر وہ تفصیلات دے رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں, آپ سے شیئر کریں کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری کا آئینی عمل جاری ہے. نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کے درمیان آج ایک بار پھر مشاورت ہوگی. گزشتہ روز اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اس اہم قومی معاملے پر سوچ بچار کی اور آج دوبارہ مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا. قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگران وزیر اعظم کی تقرری کے معاملے پر وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو مشاورتی عمل کے آغاز کے لیے خط لکھا تھا. صدر مملکت کی جانب سے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ملک کی 15ویں منتخب قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ملک میں آئندہ نگراں حکومتی سیٹ اپ, نگراں حکومت کے اختیارات اور نئے عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق کئی سوالات ہیں. ہمارے نمائندے ارسلان اسد نے اپنی رپورٹ میں ان تمام سوالات کا احاطہ کیا ہے. 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی موجودہ قومی اسمبلی کی مدت 13 اگست 2018 میں شروع ہوئی تھی اور آئین کے شق 52 کے تحت اس کی 5 سال کی مقررہ مدت 12 اگست 2023 کی رات
12 बजे मुकम्मल होनी थी। तहम वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली मुकर्ररा मुद्दत से 3 दिन कबल ही 9 अगस्त को तहलील कर दी गई। असम्बली तहलील हो गई, तहम राजा परवेज अशरफ आइंदा स्पीकर के इंतखाब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और नए मुंतखब स्पीकर से हल्फ लेने के बाद अपना ओहदा छोड़ेंगे। आइन की शिक 224(1) के तहत अगर असम्बलियां मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील करती जाएं तो उसके बाद 90 दिन में इंतखाबात करवाने लाजिम हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुश्तरका मफादात कौंसल की जानिब से मुल्क में नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन की शिक 51 की झेली दफा 5 के तहत असर-ए-नौ हल्का बंदियां करवानी होंगी, जिसमें 4 माह का वक्त लग सकता है। यानी रवां साल दिसंबर में नई हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकेगा। कौमी असम्बली के बाद अब सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां भी तहलील होंगी, जिसके बाद निगरान हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आएंगी, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही निगरान हुकूमतें कायम हैं। निगरान हुकूमतें आइन की शिक 224 के तहत तश्कील पाती हैं। अब तक मुल्क में 7 निगरान हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। आइनी तरीक़ाकार के तहत निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तैनाती के लिए मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और तहलील होने वाली कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 3 दिन के अंदर 3-3 नाम पेश करेंगे, जिनमें से किसी एक का इंतखाब करके सदर पाकिस्तान को तौसीक के लिए भिजवा दिया जाएगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसी एक नाम पर इत्तेफाक न कर सके तो स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन के 4-4 अरकान पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी बनाएंगे। कमेटी में 3 दिन के अंदर 2-2 नाम पेश होंगे। अगर ये कमेटी भी किसी नतीजे पर न पहुंच सकी तो चारों नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए जाएंगे, जिनमें से इलेक्शन कमीशन किसी एक को निगरान वज़ीर-ए-आज़म नामजद करेगा। सूबों में निगरान सेटअप के लिए भी यही तरीकाकार इख्तियार होगा। असम्बली की मुद्दत खत्म होने के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में अगर 8 दिन लगते हैं तो आइन के मुताबिक इस दौरान मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ही फराइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। यही तरीकाकार सूबाई सतह पर भी अपनाया जाएगा। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, कौमी असम्बली की तहलील के बाद इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का अमल जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जब हो जाएगा तो वो अपनी काबीना तश्कील देगा और यूँ बाकायदा निगरान हुकूमत वजूद में आ जाएगी। निगरान हुकूमतों का क़याम मुल्क की इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा कब हुआ? निगरान हुकूमतों के क़याम का तसव्वुर क्यों और कैसे पैदा हुआ? मुल्क की तारीख के कितने इलेक्शन निगरान सेटअप के तहत हो चुके हैं और कौन से इलेक्शन ऐसे थे जो निगरान हुकूमतों की निगरानी में नहीं हुए? आइए देखते हैं PTV न्यूज़ की इलेक्शन सेल की ये खुसूसी रिपोर्ट। क्या निगरान हुकूमतों का क़याम पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में शुरू से चला आ रहा है या इसका तसव्वुर बाद में पैदा हुआ? इस वक्त कितने इलेक्शन निगरान हुकूमतों की निगरानी में हो चुके हैं और जब निगरान हुकूमतों का तसव्वुर मौजूद नहीं था तो इलेक्शन की निगरानी और इनकाद की जिम्मेदारी किसकी होती थी? वतन अजीज में आम इंतखाबात की तारीख 1970 के इलेक्शन से शुरू होती है। यूं 1970 से 2018 तक 11 आम इंतखाबात का इनकाद हो चुका है, जबकि 2008 के बाद इक्तदार तसलसल के साथ एक सियासी जमात से दूसरी को मुंतकिल होता चला आ रहा है। आने वाला इलेक्शन मुल्क की तारीख का 12वां इलेक्शन होगा। जब 1973 में आइन वजूद में आया तो उसमें निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं था। साफ जाहिर है कि 1970 के इलेक्शन आइन से कबल इनकाद पजीर हो चुके थे। इसी तरह 1977 के इलेक्शन हों या गैर जमाती बुनियादों पर 1985 या फिर गुलाम इसहाक खान की सदारत में होने वाले 1988 के मज़कूरा इंतखाबात किसी निगरान सेटअप के नीचे नहीं हुए थे। 1985 के इलेक्शन जनरल ज़ियाउल हक की निगरानी में हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक ने 1988 के इलेक्शन का फैसला गैर जमाती बुनियादों पर किया था, मगर उनकी वफात के बाद जब इलेक्शन हुए तो जमाती बुनियादों पर करार पाए और सदर गुलाम इसहाक खान की हुकूमती निगरानी में हुए। 4 आम इंतखाबात के बाद जब 1990 में 5वें इलेक्शन की बुनियाद डाली गई तो पहली बार निगरान हुकूमत की तश्कील की गई, जिसकी निगरानी में इलेक्शन हुआ और यहां से निगरान हुकूमत की तारीख का आगाज हुआ। 1990 से 2018 तक होने वाले इंतखाबात निगरान हुकूमतों की निगरानी में हुए, मगर 2002 के इलेक्शन जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की निगरानी में हुए थे। अलग से सेटअप तश्कील नहीं पाया था। इस तरह 1970 से 2018 तक मुल्क की तारीख में 11 आम इंतखाबात हुए, जिसमें 6 इलेक्शन निगरान हुकूमतों की निगरानी में हुए। निगरान हुकूमत की तश्कील का तसव्वुर कब और क्यों पैदा हुआ, तो आपको बताते चलें कि 1977 के इंतखाबात के फौरी बाद निगरान हुकूमत की तश्कील का तसव्वुर उभरा था, मगर निगरान हुकूमत की पहली तश्कील 1990 के इलेक्शन में हुई थी। इस तरह 1990 से 2018 तक निगरान हुकूमतें कायम होती रहीं।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोरोना वबा के दौरान अपनी खिदमत पेश करते हुए शहीद होने वाले डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को तमग़ा इम्तियाज़ बाद अज़ मर्ग देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर से डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वबा के दौरान खिदमत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि मुल्क के इन बेटों और बेटियों ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जानलेवा वबा से जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन फ़र्ज शनास डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मक़रूज़ रहेगी। उन्होंने कहा कि इन डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के अहले खाना कौम का फ़ख्र हैं। कोरोना वबा के दौरान पंजाब से 81, सिंध से 87, खैबर पख्तूनख्वा से 23, बलोचिस्तान से 8, आज़ाद जम्मू कश्मीर से 4 और गिलगित और इस्लामाबाद से एक डॉक्टर को कोरोना वबा के दौरान मेहनत और लगन से लोगों की ज़िंदगियां बचाने और फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहादत पर तमग़ा इम्तियाज़ बाद अज़ मर्ग दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान भर से 59 नर्सों और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को भी कोरोना वबा के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमात और लोगों की जान बचाने पर तमग़ा इम्तियाज़ बाद अज़ मर्ग से नवाजा जाएगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 48,414 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर, कल स्टॉक मार्केट माइनस पर बंद हुई, आज कारोबार के आगाज से ही तेज़ी देखने में आ रही है, इस इजाफे की क्या वजह है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 48,414 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आज की अच्छी मुस्बत खबर है, मुस्बत ट्रेंड देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान दिन के आगाज़ से ही आज देखने में आया है। 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ज़मीर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़मीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, आज स्टॉक मार्केट में स्टार्ट से काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। उसका एक जो बड़ा रीज़न वो ये है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है MSCI, ये वो कंपनी है जो कि दूसरी इन्वेस्टर्स को रिसर्च प्रोवाइड करती है कि ये जो कंपनियां लिस्ट करते हैं वो काफ़ी सेफ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उस कंपनी ने पाकिस्तान की 15 कंपनियों को अपनी लिस्ट में शामिल किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई और मार्केट स्टार्ट में हमने 1000 पॉइंट का इजाफा भी उसमें देखा। वैसे मार्केट तकरीबन 450-500 के करीब ट्रेड कर रही है। दूसरा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो कंटिन्यूटी है इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ की, उसका भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि क्योंकि अब जो एक बात तय की गई है तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान कि जो भी हुकूमत बनाएगा ये जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं वो ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि हमने IMF के साथ भी ये डील तय की हुई है कि जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी वो IMF के साथ किए हुए माहदे को ऑनर करेगी। तो ये वो फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा तेज़ी देखी गई। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर जो MSCI की जानिब से है कि पाकिस्तान की 15 कंपनियों को उन्होंने अपने जो अगस्त में उनकी रिव्यू लिस्ट आई है उसमें ऐड किया है और इसकी वजह से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए। यही उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान की दीगर कंपनीज भी अगली रिव्यू लिस्ट में शायद इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और मैंने जब मैं आया हूँ तो मैंने अपने थोड़े से जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें एक पॉइंट ये था कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे जो ये 142 यहाँ इनमें से एक ज़रूर यहाँ आके कल को जब भी मौका मिले उसको ज़रूर बैठे यहाँ पे। जैसे कि सारे लोगों ने मेंशन किया कि इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो जिनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल टाइम गुजार के उनको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मज़दूर हैं, चाहे वो किसी छोटी सी दुकान उन्होंने लगाई हुई है या कोई और चीज़ कर रहे हैं। वो लोग जितने ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं, बिकॉज़ पता नहीं किस किस मुश्किल से वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट ये ज़रूर इंश्योर कर रही होगी कि इन स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, मुझे पता है कुछ कॉलेजेस का तो वो 100% स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो पहले 10 पोजीशन वाले या टॉपर्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है ना, तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें, क्योंकि कुछ बच्चों की कंसर्न थे कि हमारी फ़ीस कैसे देंगे।
تو وہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کو ضرور انشور کرنا چاہیے کہ ان کو کہیں پرابلم نہ آئے، بیکاز اگر ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فیوچر ہے تو پھر ان کو اسی طرح ہینڈل بھی کریں۔ اب تھوڑی سی باتیں، ہمارا بہت ایک تھوڑے ٹینیور کا ٹائم تھا، کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ایکسٹینڈ ہو گیا، لیکن ایک چیز اس سارے وقت میں جو میں نے سیکھی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں تو اس کا امپیکٹ پورے ملک اور پورے صوبے پہ آ جاتا ہے۔ اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ہمارا ٹینیور اتنا لمبا ہوگا، لیکن ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کی جو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو کریں، جس کا رزلٹ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی مینشن کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں زراعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج سے 4 ماہ پہلے ہمارے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے کہا جی ہم 4 بلین ڈالر کی جو ہے کپاس وہ باہر سے منگانا شروع ہو گئے ہیں، بیکاز ہم کپاس کی کاشت نہیں کر پا رہے پاکستان میں۔ تو 4 ماہ پہلے ہم نے پوری ٹیم نے 1 2 3 4 پھر اس کے بعد مسلسل میٹنگز ہوتی رہیں اور ہم نے کہا کہ یہ ٹارگٹ لیتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ تقریباً 4 بلین ڈالر ہے تو 1 بلین ڈالر جو ہے کم سے کم آپ بچا لیں، تھوڑا سا پش کریں گے تو 1 بلین ڈالر کی کپاس ہو جائے گی۔ ہم نے چیف سیکرٹری ایگریکلچر اور باقی پوری ٹیم کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پش کرتے ہیں اور ہم کپاس لگواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم تقریباً 5 ملین سے تھوڑا سا نیچے 4.6 یا 4.8 ملین ایکڑ پہ ہم کپاس لگانے میں کامیاب ہو گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے ماہ 3 بلین ڈالر کی کپاس جو ہم نے باہر سے منگانی تھی وہ ہم پنجاب سے کاشت کر کے لوگوں کے پاس آ جائیں گے۔ کیا یہ مثال سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے بڑی چیزوں پہ امپیکٹ آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جب اپنی فیلڈ میں ہوں یا جس جگہ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، یہ بچے محنت کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ آتا ہے جو مرضی ہم کہہ لیں۔ دوسری چیز، یہ شروع کے دن تھے، آئی تھنک پہلا مہینہ تھا، تو چیف سیکرٹری میرے پاس آئے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اوپر جو ویٹ کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 600 ارب روپے کا ہو گیا، اور اگلے سال میں ہم نے 150 ارب اس کا سود دینا ہے۔ تو میں نے کہا یہ خیر ہم نے کیسے کیا، انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی، تو میں نے کہا اگر یہ 150 ارب سود میں چلا گیا تو، اور انہوں نے سود بڑھ گیا ہوا اس ٹائم پہ، تو اس کا امپیکٹ ہمارے سارے بجٹ پہ آئے گا۔ میں نے ان کو کہا ظاہر صاحب جو بھی ہے یہ قرض اتارنا ہے ہم نے کس طرح، جدھر سے بھی کٹ لگانا ہے، جو مرضی کریں، ہمارے خرچے کم کریں، کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کا وہ 600 ارب کا جو ڈیٹ تھا وہ ہم کلیئر کر دیا اور ہم نے وہ 150 ارب روپیہ بچا لیا۔ یہ سارا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری ایک ٹیم چاہے منسٹرز کی فارم میں ہے، چاہے بیوروکریٹس کی فارم میں ہے جو محنتی بھی ہے اور دن رات کام بھی کر رہی ہے۔ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، ہماری سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا امپیکٹ اس پہ ڈال دیں، تھوڑا سا ریلیف مل جائیں۔ ہاسپٹل ایک اور مثال ہے جہاں پہ ہر بندے کا کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے کسی کے بلیم نہیں کرنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہوئی ہے کہ آپ میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کافی سارے بیچ میں میرے ساتھ وزٹ پہ بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سارے، تو آپ یقین کریں کہ جا کے ہم کل بھی ایک ہاسپٹل پہ تھے، کوئی نارمل بندہ وہاں جا کے رہ نہیں سکتا ہے،
جو لوگ رہ رہے ہیں مجبوری میں رہ رہے ہیں, ڈاکٹر مجبوری میں کام کر رہے ہیں. نہ ڈاکٹر رسپانسبل ہیں, نہ وہاں کا عملہ رسپانسبل ہے, ہم لوگ رسپانسبل ہیں جنہوں نے ان کو فیسلٹی دینی ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کے اوپر اثر آ جاتا ہے. کوشش ہے کہ اگلے چند ہفتے جو بھی ہمارے پاس ہیں اس میں ہم کم سے کم کچھ ہاسپٹل میں اس کا امپیکٹ ڈال دیں, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو ضرور اس کے اوپر اثر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور چیز آخری جو مینشن کرنا چاہوں گا, ہم سب اپنے گھروں میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے, پاکستان تو تباہ ہو رہا ہے, پاکستان کا تو کوئی حال نہیں رہ گیا, اور بڑے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور یہ ہر گھر کی ڈسکشن ہے, یہ کسی نہ کسی. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت ہونہار طلبہ کو وظائف دے رہی ہے. پنجاب میں کپاس کی امدادی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. ناظرین, خبرنامے میں شامل خبریں آپ سے شیئر کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر سازش کو ناکام کیا, ہر بازی کو پلٹایا ہے, اس ڈوبتی کشتی کو ہم نے طوفان میں پار لگایا ہے. ایک سمت ملی نوجوانوں کو, وہ چھونے لگے آسمانوں کو, دیا پھر سے سہارا غریبوں کو, مزدوروں اور کسانوں کو, آفت میں گھرے ہم وطنوں کو بھی گلے سے ہم نے لگایا ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی, مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان زندہ باد. ہم ہمیشہ ایک دوڑ میں لگے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو ہرانے کی دوڑ, جبکہ اگر ہم چاہیں تو کچھ دیر رک کر حالات کو سمجھ کر ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ وقت ایک دوسرے سے جیتنے کا نہیں, یہ وقت متحد ہو کر ہر اس ظلم کے ضابطے کو توڑنے کا ہے جو ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ ہے. ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے, اور وہ ہے کام, کام اور صرف کام. کام اپنی نئی نسل کے مستقبل کے لیے, کام معاشی استحکام کے لیے, کام پاکستان کو پھر سے ایک مضبوط طاقت بنانے کے لیے, کیونکہ ہم نے گھر کو جلانا نہیں بنانا ہے. ہم نے بحیثیت قوم اس ملک کو مختلف ادوار میں دیکھا, ہم جانتے ہیں ہمیں اسے کیسے بچانا ہے. ہر نئی بیماری اور ہر نئی تکلیف ہمیں بیٹھ کر دیکھنا نہیں, صرف آواز نہیں اٹھانی, بلکہ آگے بڑھنا اور عمل کرنا. آواز اٹھانے والے بہت ملیں گے, ہمیں ساتھ نبھانا ہے. پاکستان کو بنانے کے لیے پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہم سے بہتر, آپ سے بہتر پاکستان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہیں پاسباں اس کے. تو آؤ سبز ہلالی پرچم لہرا کر اپنی آزادی کا شکر بجا لائیں. کیونکہ آزادی ہے تو سب کچھ ہے. جھنڈا لہراؤ, آزادی کا جشن مناؤ. ہر سازش کو ناکام کیا, ہر بازی کو پلٹایا ہے, اس ڈوبتی کشتی کو ہم نے طوفان میں پار لگایا ہے. مضبوط کی
वहशत को और रवा किया है सन्नत को, मंजिल की तरफ हर काम चले और रुके हुए सब काम चले, हुई दूर सफारती तन्हाई आलम में वकार बढ़ाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। तुझसे है इल्तिजा, ए खुदा तुझसे है इल्तिजा, खुशहाली का फिर से हमें रास्ता दे तू दिखा, ए खुदा तुझसे है इल्तिजा, ए खुदा तुझसे है। इन आजाद फजाओं की खातिर, इस मट्टी छाओं की खातिर अब तक जो कुर्बानियां दी उन्हें जाया मत करना। तुझसे है इल्तिजा, ए खुदा तुझसे है इल्तिजा। 76 वर्ष में हमने मैदान कई अपने नाम किए, ना कोई गुमा ना सोच में थे, हमने वो आला काम किए, कर दे वही मुकाम अता, ऐ खुदा ऐ खुदा। दिन रात जो हमने मेहनत की, हम एक बने और हिम्मत की, कुछ फूल वतन में महके हैं, एक जज्बा नया, कुछ ख्वाब नए, इस मंजिल से आगे हैं, ये अज़्म ये हिम्मत और दिखा। तुझसे है इल्तिजा, ए खुदा तुझसे है इल्तिजा। 16 माह के इस सफर में हमने मुल्क को मुश्किल तरीन हालात से निकाला है। दुआ करें कि हमें आइंदा ऐसे हालात का सामना ना हो। रेस्क्यू, रिकवर, रीबिल्ड। कौम को यौम आजादी मुबारक। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है, इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। एक सिमत मिली नौजवानों को, वो छूने लगे आसमानों को, दिया फिर से सहारा गरीबों को, मजदूरों और किसानों को, आफत में घिरे हम वतनों को भी गले से हमने लगाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اب نظر ڈالیں گے موسم کی صورتحال پر۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، پنجاب کے تمام دریاؤں میں پانی معمول کے مطابق ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سدنائی، شاہدارہ اور خانکی کے مقام پر پانی کی سطح میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تربیلا اور منگلا ڈیم 95% پانی سے بھر چکے ہیں، جبکہ توسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ 13 سے 16 اگست تک پنجاب میں بارشوں کا امکان ہے۔ سیالکوٹ، نارووال، شکرگڑھ، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین میں تیز بارش، جبکہ راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، مری اور گلیات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔